वतन समाचार में आज हमारे साथ भारत के जाने माने वकील, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जाने माने वकील महमूद प्राचा साहब मौजूद हैं। प्राचा साहब, आपका इस्तकबाल है। जी शुक्रिया। प्राचा साहब, देश के गृह मंत्री ने एनआरसी को लेकर जो बयान दिया है, संक्षेप में आप बताएं कि उसको किस तरह से आप देखते हैं। एक तरफ अगर आप मुसलमान हैं तो आप घुसपैठियाँ हैं, बाकी क्रिश्चियन हैं तो आप घुसपैठियाँ हैं, लेकिन अगर आप दूसरे हैं तो आप शरणार्थी कहलाएंगे। इसे किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, आरएसएस की दो बुनियादी जो एल्गोरिदम है, जिसको उनकी बात समझने के लिए अगर कोई एक फार्मूला है तो वो सबसे छोटा और सिंपल फार्मूला है कि उनकी हर बात को ना लगा के पढ़ा जाए। तो अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो वो कभी नहीं करेंगे, और इसका सबूत असम से एनआरसी के मसले पे एकदम साफ हो चुका है। मैं ये बात शुरू से कह रहा हूँ कि असम में एक भी मुसलमान बांग्लादेशी नहीं है, और वही बात आज निकल के सामने आ भी गई है। तो दूसरी बात अब यह है कि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाने की जो बात कह रहे हैं, सिर्फ बंगाल के इलेक्शन की वजह से कह रहे हैं। ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल नहीं लाएंगे। तो जो लोग जो कि अपने आप को ये सोच रहे हैं कि शायद वो सिर्फ मुसलमानों के पीछे पड़े हैं और उनके पीछे नहीं है, तो असम में उनकी कलई खुल चुकी है। ज़्यादातर हमारे नॉन मुस्लिम भाई जो हैं वही एनआरसी में की लिस्ट में नहीं शामिल हुआ है उनका नाम। मुस्लिम भाइयों का तो ज़्यादातर का हो ही गया है। तो मगर वो उनके लिए भी कोई सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल नहीं लाए हैं, ना ही वो लाएंगे। सिर्फ ये बंगाल के इलेक्शंस की वजह से ये एक वो ड्रामा कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। बंगालियों और असामियों में लड़ाई करा के वो अब बंगाल में इलेक्शन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। अब लेकिन इसकी बुनियादी बात ये है, मैं आपको एक ही 2-4 लाइनों में ही बता देता हूँ उनके झूठ के सबसे बड़ा सबूत क्या है। बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं वो अभी भी शेख हसीना यहाँ पे आई हुई हैं। उन्होंने साफ तौर पे ये बात कहा है कि हाँ, उनकी भारत सरकार से बात हो गई है और बांग्लादेश के लिए एनआरसी कोई भी इशू नहीं। तो आप समझ लीजिए कि सरकारी तौर पे उनको क्या बताया जा रहा है। अगर बांग्लादेश के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता तो कि वहाँ से बांग्लादेशी मुसलमान बड़ी तादाद में इंडिया में आ गए हैं, तो वो शायद ये बात ना कहती कि एनआरसी बांग्लादेश के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। वो ये कहती कि ये बात झूठ है, बांग्लादेशी जो मुसलमान हैं वो इंडिया में नहीं आए हैं, क्योंकि हमारे पास भी जनगणना होती है, मतलब हम भी अपना सेंसस करते हैं पॉपुलेशन का, वहाँ से लोग गायब नहीं हैं। तो ये बात वो कहती, मगर उनसे जो ऑफिशियल तौर पे ये बात की जाती है वो हमेशा ये की जाती है कि ये हमारा आपसे कोई इख्तिलाफ नहीं है, इसमें बांग्लादेशी मुसलमान इंडिया में नहीं है, तो आप तो बिल्कुल चिंतित ना हो। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि सरकार बेवकूफ़ बना रही है? देश के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जब चाइना में जाते हैं तो कश्मीर को लेकर कुछ और बात कहते हैं, देश में आते हैं तो कोई और बात होती है। इसी तरह से शेख हसीना जिससे कोई और बात की जाती है, देश के अंदर कोई और बात होती है। क्या मतलब ये क्या हो रहा है देश में? ये आरएसएस की सरकार है, ये तो आप मानेंगे ही। तो मैंने अभी आरएसएस का फॉर्मूला बताया ना, उनको समझने के लिए ना लगाना पड़ता है उनकी हर एक बात से पहले। तो वो जो वो बोलते हैं वो झूठ होता है, उसका ऑपोजिट सच होता है। आज तक हमारे मुल्क ने बांग्लादेश से ऑफिशियली ये नहीं कहा है कि आप बांग्लादेशी जो मुसलमान या नॉन मुस्लिम भी आ गए हैं उनको वापस ले लीजिए। आज तक ऑफिशियली नहीं कहा है, क्योंकि जैसे ही ये बात कहेंगे बांग्लादेश की मजबूरी हो जाएगी ये बताना कि ये बात बिल्कुल सफ़ेद झूठ है। हम लोग पिछली कई दफ़ाओं से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री यहाँ आ चुकी हैं, उनको बहुत ग्रांट इन एड भी दे रहे हैं, मदद भी कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स हैं बांग्लादेश हम। और बांग्लादेश तो बनाया ही हम लोगों ने। मैं वही कह रहा हूँ ना, हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बनाया है और बेस्ट फ्रेंड्स हैं मतलब। और वो अगर ऐसा काम कर रहे हैं हमारे मुल्क में अफरा तफरी फैलाने के लिए, जो कि ये कह रहे हैं कि हमारे देश को बांग्लादेशियों से बहुत बड़ा ख़तरा है, तो कम से कम प्रधानमंत्री जी धीरे से ही कह देते कि कुछ बांग्लादेशी वापस ले लीजिए। आज तक नहीं कहा। अमित शाह जी रोज़ यहाँ पे, और राजस्थान के इलेक्शन में तो उन्होंने 100 करोड़ बांग्लादेशी बोल दिया, आ गए हैं यहाँ पे। तो कम से कम ये जो अभी प्रधानमंत्री शेख हसीना आई हुई है उनसे कह देते एक बार के आप 100 करोड़ नहीं, 1 करोड़ नहीं, कम से कम 10-15 बांग्लादेशी वापस ले। लेकिन आप कह रहे हैं हाँ और ना। 370 तो कर दिखाया इन्होंने। हाँ, मैं उसका भी बताता हूँ। 370 जो कर दिखाया वो इसलिए कर दिखाया क्योंकि इस बात पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि पाकिस्तान को किस तरीके से फ़ायदा पहुँचाया गया 370 विड्रॉ करके। ये बहुत ही अहम सवाल पूछा है। 370 के हटने से एक और चीज़ ख़त्म हुई है, जो हमने कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी ख़त्म हो गया है, एबॉलिश हो गया 370 के साथ साथ। कश्मीर का जो रेजोल्यूशन था वो उस बात की बानगी था जो कि वहाँ के राजा हरि सिंह ने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी कि इंडिया में शमूलियत का जो इंस्ट्रूमेंट साइन किया था, उसमें ये था कि कश्मीर की जनता का वो शमूलियत का
एहतराम या इस्तकबाल या ये एक्सेप्टेंस नहीं थी, सिर्फ महाराजा हरि सिंह की थी। कश्मीर की जनता ने जो एक तरह से अपना विल ऑफ द पीपल दिखाया कश्मीर की जनता से भारत में जुड़ने का, वो था कश्मीर का संविधान, और उस संविधान को इन्होंने निरस्त कर दिया, यानी कि ख़त्म कर दिया। तो अब कानूनी तौर पे हमारा कोई जो विल ऑफ द पीपल कश्मीर का जो इंडिया के साथ जुड़ने का जो एक कानूनी ज़रिया था उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया। इससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है, चाइना को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है POK, उसमें से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जा रहा है। उसी की वजह से चाइना की इकॉनमी जो कि नीचे जा रही थी, जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी ऊपर जानी थी, पाकिस्तान की इकॉनमी जो ख़त्म ही थी उसको भी नई जान मिलने वाली है ये CPEC से। और वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से ही जा सकता है, दूसरे किसी जगह से जा नहीं सकता। तो अगर भारत की धरती जो कि पाक के कब्ज़े में है अभी, उस पे से अगर हमारा ये CPEC जाता है तो उससे हमें डायरेक्ट नुकसान है। पाकिस्तान और चाइना को बहुत बड़ा फाइनेंशियल फ़ायदा है, मतलब उनकी जो इकॉनमी, कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि हमने ये करके उनको ये मौका दे दिया कि वो भी अपना खेल खेलें। हमने नहीं दे दिया, हाँ RSS की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान और चाइना को मजबूत करने के लिए 370 की धारा हटाई, कश्मीर का कानूनी जो मिलने का था वो ख़त्म कर दिया, ताकि अब इंटरनेशनल फोरम्स पे हम लोग POK पे से CPEC जाने का जो ऑब्जेक्शन करना था वो हम ना वर्ल्ड इंटरनेशनल कोर्ट में कर सकते हैं ना UN में कर सकते हैं, क्योंकि जो कानूनी जो डॉक्यूमेंट था वो हमने फाड़ के फेंक दिया खुद। तो पाकिस्तान को इतना बड़ा फायदा पहुंचाया गया है और पाकिस्तान की इकॉनमी बूस्ट कर जाएगी, अब बूस्ट करेगी हमारी इस हिमाकत की वजह से, जिसके लिए इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और हमारे देश में मंदी की मार है। मंदी की मार है ही इसलिए क्योंकि चाइना, देखिए हर एक मुल्क का एक टाइम आता है, ये हमारा भारत का टाइम था जिसमें CPEC बन के चाइना अपनी जो सारी प्रोडक्ट्स हैं वो मिडिल ईस्ट में और अफ्रीका में अब डायरेक्ट भेज सकता है। ये उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। बाई रूट भेज सकता है। उसे इससे आना पड़ता था, सी के रूट से आना पड़ता था, उससे देर भी लगती थी और पैसा भी बहुत। अब तो बाई रूट भेज सकता है। अब बाई रोड भेज सकता है, तो उसकी इकोनॉमी में बूस्ट दोबारा आ रहा है। और हमारी इकोनॉमी जो हमें ये सामान बेचना था यहाँ पे, वो हम नहीं बेच पाएंगे। पाकिस्तान जो कि एक फेल्ड कंट्री हो सकता था, वो अब एक जिंदा कंट्री हो रहा है हमारी गलती से, इस RSS की सरकार की गलती से। यानी आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की नजर दुनिया में बढ़ जाएगी। अब बढ़ गई है। इमरान खान जैसा आदमी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, जिसको कोई इस्लामिक मुल्क नहीं पूछता था, अब सऊदी अरब उसको बात कर रहा है कश्मीर के बारे में, तुर्की बात कर रहा है उससे, मलेशिया बात कर रहा है, और वो एक चैनल लाने की कह रहा है कि हम तुर्की तीनों मुल्क, मतलब उसकी दुनिया में पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस बन गई। UN पे उसने स्पीच दिया कश्मीर के मुद्दे पे। तो इतनी इंपॉर्टेंस जो बढ़ाई जा रही है पाकिस्तान और इमरान खान की, ये भी RSS की कवायद है पाकिस्तान को मजबूत करने की। मैं ये बात बहुत दिन से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के बनने में RSS और जिन्ना का सबसे बड़ा हाथ था। इस बात को भी समझने की ज़रूरत है, लेकिन वो एक अगला कभी आपसे डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। आखिरी चीज़ जो है, जो आपने 300 ये जयशंकर साहब की बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही, चाइना गए। वो चाइना में किस लिए गए? ये कहने के लिए कि पाकिस्तान और हम बैठ के बात करेंगे आपस में कश्मीर के बारे में, आप मुदाखलत ना करें, आप थर्ड पार्टी हैं। कितने शर्म की बात है। और हम किस तरीके से RSS के मुल्क, हमारा मुल्क चुंगल में आ गया है कि जो चाइना है वो खुद 1/5वां हिस्सा जो कश्मीर का है, अक्साई चिन्ह का, उस पर काबिज है, और हमारा जो विदेश मंत्री है जाके उसी से गुहार लगा रहा है कि आप इसमें मुदाखलत ना करें हमारे और पाकिस्तान के बीच में। जो आपके पास है जो आप ले लें, जो उनके पास है मतलब खैरात बट रही है। हमें, ये हमारा मुल्क है, ये हमारा कश्मीर है, हम चाइना से वापस लेंगे, वो इस बारे में बात ही नहीं कर रहे, बल्कि जाके उनसे गुहार लगा रहे हैं कि हमारा जो पाकिस्तान का जो हिस्सा है उसमें आप मुदाखलत ना करें, आप अपना वाला तो ले ही जाएं। मतलब कितने शर्म की बात है, और उसको अपनी ये तारीफ के तौर पे बताते हैं। ये बहुत ही RSS का यही दोहरा चाल चरित्र चेहरा है। हर चीज़ को ऐसा करके दिखाएंगे जैसे चंद्रयान भी फेल हो गया तो उसमें भी जाके अपनी तोहफगी बता रहे हैं। हालांकि उनको, प्रधानमंत्री को वहाँ जाके इतना प्रेशर नहीं बनाना चाहिए था हमारे साइंटिस्ट पे, हो सकता है वो कामयाबी होता, लेकिन इतना प्रेशर बना दिया जाके वहाँ कि शायद उनके हाथ ही लरस गए होंगे इतना प्रेशर देख के, क्योंकि मोदी जी को यह दिखाना था कि मैंने जाके साइंटिस्ट को कुछ सिखा दिया जिसकी वजह से कामयाबी मिली। उस सिखाने के चक्कर में, और उसका भी उन्होंने फ़ायदा उठा लिया। तो ये लोग जो बहरूपी हैं RSS वाले, हर चीज़ में सिर्फ पब्लिसिटी और झूठ का फ़ायदा उठा के अपनी बढ़तरी चाहते हैं। तो इनसे हमें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रत्या साहब।